Hi guys, I welcome you all to my channel. I hope you all are doing great. तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो आज का लेक्चर का टॉपिक है हमारा सब्सिडियरी अलायंस यानी कि सहायक गठबंधन। तो जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले रिंग फेंस पॉलिसी के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, तो हमारा आज का नेक्स्ट जो पॉलिसी है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनाया था यहाँ पे अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए, तो उसमें से एक ये भी है सब्सिडियरी अलायंस यानी कि यहाँ सहायक गठबंधन। ठीक है, तो चलते हैं इस पे आज डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जैसे कि हम लोग पहले के लेक्चर में जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के हैसियत से इंडिया में इंटर करता है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के यानी कि व्यापारिक व्यापारिक संगठन के हैसियत से भारत में इंटर करता है। ठीक है, उसके बाद ये इवॉल्व होकर के एक तरह से भारत में एक इनडायरेक्ट रूल अपना इस्टेब्लिश करता है। इनडायरेक्ट रूल मतलब अप्रत्यक्ष राज, ठीक है, या नियम। फिर इसके बाद धीरे धीरे करके एक भारत पे ये डायरेक्ट रूल से भी अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश करता है। और उसके बाद एक जो सबसे लास्ट में आता है वो हमारा आता है विलय की नीति। मतलब हिंदी में अगर इसको लिखा जाए तो विलय की नीति यानी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इवॉल्व होता है हम लोगों ने जाना। सबसे पहले एक ट्रेडिंग कंपनी के हैसियत से आता है और सबसे पहला अपना जो फैक्ट्री होता है वो कहाँ अपना स्थापित करता है, तो वो करता है मसूलीपट्टनम में। कब स्थापित करता है, तो 1611 में। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे इनडायरेक्ट रूल इस्टेब्लिश करता है, उसके बाद डायरेक्ट रूल आता है और सबसे लास्ट में पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन मतलब विलय की नीति। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने पहले के लेक्चर में पढ़ा है कि वैरन हेस्टिंग ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक तरह से टेरिटोरियल एक्सपेंशन वो बढ़ाने के लिए कौन सा पॉलिसी लाता है, रिंग फेंस पॉलिसी लाता है। हम लोग इसके बारे में पिछले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। ऐसे ही तरह 1798 ईस्वी में मतलब 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा एक और पॉलिसी लाई जाती है जिसका नाम था सहायक गठबंधन। लॉर्ड वेलेस्ली। तो हम लोग इस पे आज देखेंगे कि इस पॉलिसी में क्या था और इस पॉलिसी के मतलब इसके पॉजिटिव क्या थे, नेगेटिव क्या थे, और क्यों जो लोकल रूलर थे इसको साइन करना पसंद करते थे या नापसंद करते थे, और क्यों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये प्रीफर करता था कि हमारे जो रीजनल्स जो पावर हैं भारत में वो ये पॉलिसी को साइन करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जाते हैं कि व्हाट इज सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक गठबंधन। तो दोस्तों अगर हम लोग इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखें, अगर भारतीय इतिहास में अगर देखा जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स हमारे भारत पे लगभग 200 से 250 साल जो है भारत पे रूल करता है, राज करता है। और इसका पतन जो है, इसका पतन होने में डिक्लाइन होने में कम से कम 50 साल लग जाता है। ठीक है, तो उसके बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बहुत सारी पॉलिसी लाई गई जिससे वो भारत में अपना साम्राज्य विस्तार कर सका। तो उसमें आज का जो है हमारा सहायक गठबंधन सब्सिडियरी अलायंस, तो इस पे आज बात करते हैं। तो सहायक गठबंधन यानी सब्सिडियरी अलायंस एक तरह का मिलिट्री असिस्टेंस था। मिलिट्री असिस्टेंस यानी कि आर्मी से सहायता करने वाली जो असिस्टेंस है आर्मी से। ठीक, और ये किस पे इम्पोज किया जाता था, ये इम्पोज किया जाता था फिर लोकल रीजनल पावर्स पे, लोकल रीजनल पावर्स पे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब का निधन हुआ। उसके बाद हमारे भारत में बहुत सारे लोकल रीजनल पावर्स लाइक जैसे कि
मराठाओं का उदय हुआ, हैदराबाद, ठीक है, हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। मैसूर हो गया, ठीक। तो मराठा, हैदराबाद, अवध, ये सारे जो लोकल रीजनल पावर्स है, इन लोगों का उदय होने लग गया, राइज होने लग गया, जो कि एक तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक तरह से थ्रेट था। थ्रेट मतलब डर, ठीक है। अगर ये रीजनल पावर्स अगर राइज कर रहा है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक तरह से डर था, क्योंकि ये लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से भगाने का मादा रखते थे, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अपने डिप्लोमेटिक पावर यानी कि कूटनीति और मिलिट्री पावर से ये सारे रीजनल पावर्स को उस पर कब्जा करा, ठीक। तो उसमें से एक था हमारा जो सब्सिडियरी अलायंस, जो कि हम लोगों ने पढ़ा कि एक तरह से मिलिट्री असिस्टेंस करके हमारा जो आर्मी का एक तरह से सहयोग देने का एक गारंटी था, ठीक है। किसको गारंटी था? तो गारंटी था रीजनल पावर को। मतलब कि जैसे कि सपोज करिए कि हमारा एक अवध है, वहाँ के रूलर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये ऑफर दिया कि भाई हम तुमको आर्मी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। किससे बचने के लिए कि अवध पे भी अटैक होता था। अवध जो कि नॉर्दर्न इंडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंट्री गेट था, तो इसलिए यहाँ पे अफगानियों का चाहे बाहर से जो भी रूलर्स जो आ रहे थे, बाहर के जो भी आर्या लोग जो आ रहे थे, तो एक तरह से ये इनको थ्रेट था कि हाँ हमारे अवध पे एक हमला हो सकता है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक मिलिट्री असिस्टेंट के रूप में एक इसको प्रपोजल दिया गया कि हम आपको मिलिट्री प्रोवाइड कराएंगे और बदले में, ठीक है, आप हमको मतलब कि एक तरह से बफर स्टेट की तरह ट्रीट किया जाने लगा, ठीक। तो दोस्तों इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो सब्सिडियरी अलायंस था, ठीक है, तो एक तरह का यह एक ट्रिक था। ट्रिक क्या था? ट्रिक यह था कि अपना जो एरिया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एरिया है, उसको क्या करने का, एक्सपैंड करने का एक ट्रिक था, ठीक है। चूंकि इसलिए था क्योंकि सब्सिडियरी अलायंस यानी कि सहायक गठबंधन में ऐसी पॉलिसी में वो लिखा हुआ था कि हम तो आपको आर्मी प्रोवाइड कराएंगे, आर्मी विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है, आर्मी तो प्रोवाइड कराएंगे, ट्रूप्स लेकिन जो है जो को मिलिट्री का जो ट्रूप्स है वो आपको खुद अपने पैसा से उसको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये मेंटेनेंस का जो कॉस्ट आता है, मतलब जो खर्च है, खर्च वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ेगा। किसके द्वारा देना पड़ेगा? तो वो देना पड़ेगा जो स्टेट ये सब्सिडियरी अलायंस साइन करता है, ठीक है। तो खर्च देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो खर्च देने में वो अनेबल होता है, अनेबल मतलब सक्षम नहीं हो पाता है कि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलिट्री मेंटेन करने का खर्च नहीं दे पा रहे हैं, तो बदले में वो जो रीजन है वो किसके हाथ में आ जाता था? वो आ जाता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। तो इसी प्रकार जो है एक तरह से उस पर कब्जा कर लिया गया, ठीक है। तो यही जो पॉलिसी है सब्सिडी अलायंस हमारा, जो कि रीजनल पावर्स पे कब्जा करने का एक पॉलिसी था। तो एक तरह से ये हूबहू तो नहीं, लेकिन रिंग ऑफ फ्रेंड्स पॉलिसी का एक कॉपी था, रिंग फ्रेंड्स पॉलिसी का एक कॉपी था, ठीक है, कॉपी ऑफ रिंग फ्रेंड्स पॉलिसी, ठीक है। अगर इसको हम लोग वर्ड्स में लिखना चाहें तो वर्ड्स में सब्सिडी अलायंस के बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि अ काइंड ऑफ, पहले हिंदी में लिख लेते हैं, मिलिट्री असिस्टेंस, ठीक है, विच इंश्योर्ड मिलिट्री गारंटी, गारंटी ऑफ व्हाट? तो गारंटी ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब किसकी गारंटी देता था? गारंटी ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी अदर एक्सटर्नल पावर, जैसे कि अफगानी एक्सटर्नल पावर एंड रीजनल पावर्स, मतलब कि सिर्फ अवध को रूल करने के लिए मराठा भी तो है, हैदराबाद भी तो है, ठीक है, मैसूर भी तो है, ठीक है, तो रीजनल पावर्स, ठीक। और इसमें अगर लिखा जाए तो एक लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग
द ट्रूप्स, मतलब जो आर्मी का जो ट्रूप था उसको मेंटेन करने के लिए विल बी पेड बाय पर्टिकुलर रीजनल स्टेट्स, रीजनल लोकल पावर्स। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि अगर हिंदी में इसको एक्सप्लेन करते हैं, सब्सिडियरी अलायंस क्या था? एक तरह का मिलिट्री असिस्टेंट था, असिस्टेंस था, मतलब कि आर्मी आर्मी के द्वारा सहायता पहुंचाई जाती थी। ठीक है, मिलिट्री असिस्टेंस विच इंश्योर्ड, क्या इंश्योर करता था? एक तरह से मिलिट्री गारंटी। ठीक है, किसके खिलाफ? प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी अदर एक्सटर्नल पावर्स, ठीक है, एंड रीजनल पावर्स। ठीक है, तो अटैक जो था हमारा किसके खिलाफ हो सकता था? अगर मान लीजिए कि सपोज करते हैं कि अगर ये हमारा एंशंट इंडिया है, भारत है, तो ये एक तरह से अवध है, हमारा अवध यहाँ पर है। तो यहाँ से जो पक्ष नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है, ठीक है, मतलब उत्तरी पश्चिमी एरिया से हमारा हमला हो सकता है, किससे? अफगानियों से। अफगानियों का डर था। और जो साउथ से दक्षिण से हमारा मराठा है, मैसूर है, तो एक तरह से यहाँ पे हमला हो सकता था। तो इसी के एवज में एक मिलिट्री असिस्टेंस जो कि प्रोवाइड कराई जाती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और इसमें एक और प्रोविजन क्या था कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द ट्रूप्स विल बी पेड बाय पर्टिकुलर रीजनल पावर्स, मतलब जो खर्च था, पैसा था मिलिट्री को प्रोवाइड कराने में, वो खुद ब खुद किसके द्वारा उठाया जाता था? तो जो रीजनल पावर्स साइन करता था ये ट्रीटी। और इसमें हमारा जो तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इफ नॉट एबल टू पे देन दैट लोकल पावर विल कम अंडर ब्रिटिश एज अ जागीर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी रीजनल लोकल पावर अगर वो खर्च देने में असहमत, मतलब कि अनेबल होता है, अनेबल या सक्षम नहीं है, असक्षम है, तो वो जो लोकल पावर है किसके हाथ में आ जाता था? वो ब्रिटिश के हाथ में आ जाता था, और वो एक तरह का जागीर बन जाता था। जैसे कि आज चाइना क्या कर रहा है? चाइना जिस तरह से आज श्रीलंका पे ये कर रहा है, पहले उसको पैसा दे रहा है, ठीक है, ऐसे ही पाकिस्तान पे कर रहा है, तो बदले में वो तो लोन बाद में चुका नहीं पाएगा, तो क्या करेगा? चाइना उस पर रूल कर देगा, चाइना उस पर कब्जा कर लेगा। उसी प्रकार से ब्रिटिश जो था पहले ऐसा किया करता था। ठीक है, तो हम लोगों ने आज देखा कि सब्सिडियरी अलायंस क्या था, किसके द्वारा लाया गया? तो लॉर्ड वेलेस्ली। कब लाया गया? 1798। तो इस पे अगर थोड़ा सा और में डीप में देखा जाए, तो सबसे पहला जो राज बना, तो वो किसके द्वारा साइन किया गया? ये कौन सा जो लोकल पावर था वो सबसे पहले हु साइंड इट फर्स्ट? ठीक है, तो सबसे पहले साइन किया गया हैदराबाद के द्वारा, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा। ठीक है, कब किया गया? 1798। फिर उसके बाद 1799 में किसके द्वारा गया किया गया? मैसूर के द्वारा, मैसूर। फिर उसके बाद 1802 ईस्वी में मराठा के द्वारा यह साइन किया गया। तो देखिए इस पे, इसको एनालाइज करिए और देखिए कि 1798 में हैदराबाद, फिर उसके बाद मैसूर, फिर उसके बाद मराठा। तो ये देख के आप एनालाइज करिए और समझिए कि ब्रिटिश जो थे वो भारत पे कैसे कब्जा, अपना जो एक्सपेंशन था, एक्सपेंशन कैसे बढ़ा रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पहले रिंग फेंस पॉलिसी पढ़ा, क्योंकि एक उसमें क्या था कि एक एरिया को बफर स्टेट बनाता था। बफर स्टेट यानी कि मध्यवर्ती क्षेत्र बना करके उसको ये झांसा दिया जाता था कि हम आपको प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन क्या था? वो खुद अपना एरिया प्रोटेक्ट कर रहा था। कौन कर रहा था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहा था। उसी प्रकार जो सब्सिडरी अलायंस है वो भी अपना एरिया एक्सपैंड कर रहा था। ठीक, तो सब्सिडी अलायंस पे हम लोगों ने इतना चर्चा किया। तो इसमें अगर और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक सवाल मन में उठता है कि जो हमारे लोकल पावर्स थे, लोकल रीजनल पावर्स थे, वो भी तो सक्षम थे अपना आर्मी बनाने में।
आर्मी मेंटेन करने का वो भी तो सक्षम रखते थे, वो भी तो मादा रखते थे, लेकिन वो आर्मी, खुद की आर्मी क्यों मेंटेन नहीं करते थे? क्यों? मतलब कि जो भी खर्च आता था, जो भी कॉस्ट था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे कि भाई हम सक्षम नहीं हैं, हम सक्षम हैं लेकिन फिर भी सक्षम नहीं है, आप पैसा ले लीजिए, हमारा आर्मी और मेरे आर्मी को मेंटेन करिए और मेरा एरिया को प्रोटेक्ट करिए। ठीक है, तो इस पे अगर देखा जाए तो एक सवाल हो सकता है कि वाई डिड द लोकल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको समझने में। ठीक है, अगर ब्रिटिश राज्य का साम्राज्य अगर विस्तार पे अगर क्वेश्चन आया तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। वाई डिड द लोकल पावर्स डिड नॉट मेंटेन्ड their own troops rather than pay to British East India Company for what? Military गारंटी। तो क्या कर रहा है, हम ये क्वेश्चन क्या है कि लोकल पावर्स भी तो इकोनॉमिकली एक प्रॉस्परस एरिया था, लेकिन वो आर्मी क्यों नहीं मेंटेन कर रहा था? क्यों वो पैसा जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रहा था कि भाई हमको प्रोटेक्ट करिए, मेरे एरिया को बचाइए, आर्मी प्रोवाइड करके। तो क्यों कर रहा था ये देखते हैं। सबसे बड़ा जो वजह था कि लोकल पावर्स क्यों नहीं मेंटेन कर रहे थे, क्योंकि आर्मी मेंटेन करना खुद ब खुद एक बहुत बड़ा एक्सपेंसिव काम था, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें खर्च आता था। ठीक, और दूसरा जो मेन वजह था, रीज़न अगर हम इस पे बात करें, रीजन्स पे, तो सबसे पहली बात कि आर्मी को मेंटेन करने पे बहुत ज़्यादा खर्च आता था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता था। और दूसरा ये था कि वो जो लोकल रीजनल पावर्स थे वो खुद डरते थे, अफ्रेड ऑफ whom? तो अफ्रेड ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो उनके मन में यह रहता था कि भाई हमारा इंडिया है, ठीक है, और इंडिया में हमको ही रहना है। अगर बगल में आज हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई अगल बगल रहता है तो ये तो माइंड में रहता है ना कि भाई हम लोग को तो साथ में ही रहना है, तो फिर लड़ाई झगड़ा क्यों करें, आपस में मिलजुल के रहते हैं, ऐसा दिमाग में रहता है। ठीक, आपके एल्डर लोग ऐसा करते होंगे कि भाई आपस में रहना तो लड़ाई क्यों करना, मिलजुल के रहते हैं। तो यही दिमाग में हमारे लोकल रीजनल पावर्स का था कि अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर रूल कर रहा है तो उसके खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट करना है भाई, क्यों प्रोटेस्ट करना है, क्यों उसके एंटी होना है? तो इससे बढ़िया है कि उसके साथ हाथ मिला लिया जाए, हाथ मिला लिया जाए। और साथ में ये क्या करता था, हाथ मिलाने से एक तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बच भी गया, और साथ ही साथ जो बाहर से जो एक्सटर्नल जो अटैक था उससे भी बच गया। ठीक है, तो क्या हो गया, एक तीर से दो निशान, एक तीर से दो शिकार हो गया। ठीक है, तो इसलिए लोकल रीजनल पावर भी प्रीफर करते थे, ठीक है चलो ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी से हम लोग सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लेते हैं। तो क्या था हमारा पहला वजह, एक्सपेंसिव था आर्मी को मेंटेन करना, इसलिए वो लोग नहीं मेंटेन कर पाते थे। और दूसरा था कि आपस में ही रहना था, तो क्यों आपको मतलब उसके साथ खिलाफ क्यों जाना, वाई टू गो अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, तो हमारा यह जो क्वेश्चन था कि क्या था कि वाई डिड द लोकल पावर्स did not maintain their own troops rather than pay to British East India Company for military guarantee। तो क्यों लोकल पावर्स मिलिट्री मेंटेन नहीं करना चाहते थे और वो बदले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सारा खर्च देते थे मिलिट्री मेंटेन करने के लिए और एक तरह से प्रोटेक्शन पाने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा, आगे चलते हैं। आगे इसमें ये देखते हैं कि समय बीतता है, समय जो है वो काफ़ी बीतता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि 1798 में सबसे पहले कौन साइन करता है, हैदराबाद करता है। ठीक है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो जैसे जैसे टाइम पास होता है तो बाकी के जो लोकल पावर्स थे उनको समझ आने लग गई कि भाई ये जो सब्सिडियरी अलायंस है, कैसे हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, उस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना राज जमा रहा है, अपना होल्ड स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो एक तरह से हमारे मन में ये सवाल उठता है कि भाई जो 1798 के बाद जो लोकल रीजनल पावर्स थे वो दे वर नॉट वेरी कीन टू साइन सब्सिडियरी अलायंस। क्या है, रीजनल
powers were not very keen to sign subsidiary alliance। ठीक है, तो क्या निकल के आता है कि 1758 के बाद बाकी लोकल रीजनल पावर को ये समझ होने लग गई कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में अपना साम्राज्य एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, तो बाकी के जो रीजनल पावर थे दे वर नॉट वेरी कीन, मतलब ज़्यादा इच्छुक नहीं थे। क्या पहले तो इच्छुक थे कि चलो भाई एक तरह से हमको प्रोटेक्शन मिल रहा है, लेकिन बाद में जो रीजनल पावर थे वो ज़्यादा इच्छुक नहीं थे क्या करने में, सब्सिडी अलायंस साइन करने में, सहायक गठबंधन साइन करने में। ठीक है, तो क्यों नहीं कर रहे थे, हमारा जो रीज़न है वाई। ठीक, तो जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि खर्च जो था मेंटेन करने का जो खर्च था वो कौन उठाता था, वो उठाता था रीजनल पावर। इसको बहुत ज़्यादा डीप में है, ये आपको कनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा। रीजनल पावर खर्च उठाता था। ठीक, अब हम लोग ये भी पढ़ें कि जो आर्मी का जो मेंटेनेंस कॉस्ट था, खर्च जो आता था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। ठीक है, अब दो वजह जो है रीजनल पावर्स और एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव क्या, मिलिट्री को मेंटेन करने का, तो ये दोनों मिलकर क्या लाता है, ये दोनों मिलकर लाता है एक फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस लाने के लिए इसके बाद जो है क्या होता था, फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या होता था कि अगर उसके पास पैसा नहीं है, पैसा कम हो गया, पैसा है ही नहीं है, तो हमारा सब्सिडी अलायंस क्या करता है कि सब्सिडी अलायंस अगर आपके पास मिलिट्री अगर उठाने का मेंटेन करने का अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो वो जो रीज़न है वो किसके अंडर आ जाता है, वो आ जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। ठीक है, तो महंगाई की वजह से और जो रीजनल पावर को जो समझ आया उसकी वजह से एक तरह से बाद में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है, जिससे जो खर्च है वो लोकल रीजनल पावर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दे पाते हैं, जिससे उनके ऊपर एक तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक इनडायरेक्ट रूल और प्रत्यक्ष रूल एक लागू कर देता है, जिससे उसकी जो सॉवेरेनिटी वो क्या हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। किसकी, तो लोकल रीजनल पावर्स की, जैसे कि अवध मैसूर ये सब जो था उसका। ठीक, तो इसी वजह से इसका डर कि हमें अपना राज्य, हमें अपना जो एरिया है, टेरिटरी है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ना देना पड़े, इसलिए वो लोग क्या करते थे, एवॉइड करते थे। क्या हमारा क्या था क्वेश्चन, नॉट वेरी कीन टू साइन सब्सिडियरी अलायंस। तो क्या निकल के आता है, यही निकल के आता है कि इसी वजह से हमारा जो लोकल रीजनल पावर था वो एडवाइड कर रहा था क्या करने से, नॉट वेरी कीन टू साइन सब्सिडियरी अलायंस। ठीक, तो ये तो ठीक है, हम लोगों ने देखा कि लोकल रीजनल पावर्स जो कि है बहुत ज़्यादा बाद में इच्छुक नहीं थे, और इससे पहले हम लोगों ने देखा कि पैसा होने के वजह के बाद भी लोकल रीजनल जो थे वो प्रीफर करते थे कि मिलिट्री गारंटी मिल जाए हमको, हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पे कर देंगे। ठीक, तो हम लोगों ने दो चीज़ देखा। अब जो हमारा जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस टॉपिक में कि भाई लोकल रीजनल पावर्स तो कीन नहीं थे, ज़्यादा इच्छुक नहीं थे, लेकिन हमारे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था वो बहुत ज़्यादा इच्छुक था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज वेरी कीन टू साइन सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, तो इस पर एक बार देख लेते हैं कि क्यों ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा इच्छुक था। तो हम लोगों ने पहले देखा कि पहले ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया अपने नियत से, उसके बाद क्या करता है, इनडायरेक्ट रूल आता है, उसके बाद क्या करता है, डायरेक्ट रूल आता है, और फिर लास्ट में पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। तो इनडायरेक्ट रूल इस्टेब्लिश करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो लोकल रीजनल पावर्स थे उनको ये झांसा देता था कि भाई हम आपको मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बल्ले में वो क्या कर रहा था, बल्ले में वो तो अपना एरिया एक्सपेंड कर रहा था ना, एरिया एक्सपेंड कर रहा था। ठीक, तो इसलिए जो है हमारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वॉज वेरी कीन टू व्हाट, साइन सब्सिडियरी अलायंस, सहायक गठबंधन। ठीक है,
तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने आज के लेक्चर में पढ़ा कि सब्सिडियरी अलायंस क्या होता है, किसके द्वारा लाया गया, whom introduced it, ठीक है, कब लाया गया, when, तो 1798 में, who introduced, लॉर्ड वेलीजली, ठीक। सब्सिडियरी अलायंस क्या होता है, व्हाट इज सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है। थर्ड हम लोगों ने देखा कि उसमें क्या प्रोविजंस थे, क्या प्रस्ताव थे, ठीक है। हम लोगों ने और क्या देखा कि लोकल रीजन्स पावर के पास क्यों प्रीफर करते, वाई प्रीफर टू साइन सब्सिडियरी अलायंस, क्यों प्रीफर करते थे सब्सिडियरी अलायंस को साइन करने में। हम लोगों ने देखा कि खर्च एक्सपेंसिव होता था और आप आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उससे एक तरह से पावरफुल ही था, तो इसलिए उनसे लड़ाई ना हो, एक तरह से अटैक से बचे भी रहे, बाहरी अटैक से, तो इसलिए भी ना लोकल रीजनल पावर्स ने एक तरह से साइन करा। फिर हम लोगों ने देखा कि बाद में लोकल रीजनल पावर बहुत ज़्यादा नॉट वेरी एवॉइड करने लगे, एवॉइडेड टू साइन सब्सिडियरी अलायंस, सहायक गठबंधन। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बहुत ज़्यादा प्रीफर करती थी, क्या करने के लिए, कि लोकल रीजनल पावर्स हमारे जो हैं वो साइन कर लें, ठीक है। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में सब्सिडियरी अलायंस के बारे में पूरा A to Z आज डिस्कशन करा है, ठीक। हम लोगों ने इससे पहले रिंग फेंस पॉलिसी के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार रिपीट करके ज़रूर देख लें, रिपीट करके ज़रूर देख लें, ठीक है, ताकि आपको पूरा जो है A to Z इसके बारे में समझ में आ जाए। क्या था सब्सिडियरी अलायंस, क्यों लाया गया, क्यों लोकल रीजनल पावर्स साइन करना चाहते थे, इसका प्रोविजंस क्या था, ठीक है, और कैसे जो है इंडिया में, हमारे भारत में सब्सिडियरी अलायंस एक तरह से हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है, हेल्प करता है ब्रिटिश को, हेल्प ब्रिटिशर्स टू एस्टैब्लिश इनडायरेक्ट रूल इन इंडिया, ठीक है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के इस टॉपिक से पूछा जा सकता है। तो मैंने सारा इसका प्रोज एंड कॉन्स आपको इससे बता दिया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी अच्छा कंटेंट देते आऊँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टिल देन बाय।